नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन। और कार्यक्रम की इस कड़ी में भी हमेशा की तरह हम कोशिश करेंगे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन जैसे तमाम व्यवसायों से जुड़ी नवीनतम जानकारियों से आपको रूबरू कराने की। लेकिन कार्यक्रम में इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। लतर वर्गीय सब्जियों की कीटों से सुरक्षा जरूरी, धान के बीजों का अवश्य करें बीजारोपण और किसानों के लिए बेहद उपयोगी कल्टीवेटर मशीन। किसान भाई बहनों, यदि वर्तमान समय में अभी आपने गर्मा सब्जी अपने खेतों में लगाई है तो इन्हें कीटों के प्रकोप से बचाएं। खासकर लतर वर्गीय पौधे में कीट लगने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में आप इमिडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव हर 15 दिनों के अंतराल पर अवश्य करें, जिससे फसलों पर कीट का प्रभाव कम होगा और आपकी फसल सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण हो जा पाएगी। विशेष जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता कुमारी से। हमारे किसान भाई जो भी गर्मा सब्जी लगा रखे हैं और इसके अंतर्गत लतर वर्गीय सब्जियां जैसे करेला हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी, नेनुआ, कद्दू जो भी लगाए हैं, तो अभी ये ध्यान रखें कि गर्मी का समय आ गया है और जब हमारी फसल भी बढ़वार की स्थिति में है तो अभी कीट व्याधियों से बहुत पौधे को सुरक्षित रखना है। नहीं तो जो हमारे कीट जो लगते हैं वो पूरे पौधे को खा करके, पत्तियों को खा करके बिल्कुल जालीदार बना देते हैं। तो इस कीट को नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना करके हर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। वर्तमान में आप खरीफ फसलों की तैयारी में लग रहे होंगे। खरीफ ऋतु की मुख्य फसल है धान। अगर आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो धान के बीजों को अनुशंसित फफूंदीनाशी दवा से बीजों उपचार करके धान का बिचड़ा लगाएं। इससे फसल का उत्पादन तो अच्छा होगा ही, साथ ही उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। विशेष जानकारी डॉक्टर सुजीत नाथ मलिक से। धान की फसल में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तम बीज का होना अनिवार्य है। धान में उत्तम बीजों के चुनाव के बाद उनका उचित बीजोपचार भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से रोग बीजों से फैलते हैं। कई बार किसान जल्दबाजी में बीज का उपचार किए बिना ही बुआई कर देते हैं एवं नर्सरी तैयार कर लेते हैं, जिससे फसल में प्रारंभिक अवस्था में ही कई तरह के रोग एवं कीटों का प्रकोप दिखने लगता है। अतः रोग जनकों, कीटों एवं असामान्य परिस्थितियों से बीज को बचाने के लिए बीजोपचार एक महत्वपूर्ण उपाय है। किसान भाइयों, अभी वर्तमान में खरीफ फसल के लिए आप धान के बीज के लगाने की तैयारी में हैं, तो हम लोग का जो सख्त हिदायत होगा, जो आपको अनुरोध होगा कि किसी भी धान के बीज को बिना बीजोपचार किए हुए नहीं लगाएंगे। उसको आप जो हमारे जो अनुशंसित कीटनाशी है, फफूंदनाशी है, इससे आप निश्चित रूप से आप उसे बीजोपचार करेंगे। मुर्गी पालकों, यदि आप अपनी किस्मों के चयन में थोड़ी सावधानी बरतें तो आपके लाभ का प्रतिशत काफी बढ़ सकता है। आप सब वनराजा या कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गी का पालन कर एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि इसका स्वाद देसी मुर्गी की तरह होता है और बाजारों में भी इसकी कीमत अच्छी मिलती है। इसके लिए सरकार भी सहयोग कर रही है। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर किमिकल कुमार। 6 प्रभेद के लिए हमारे बिहार और झारखंड के लिए जैसे वनराजा है, और अभी मध्य प्रदेश के बहुत इलाके में जो है कड़कनाथ चल रहा है। हमारे बिहार में भी रांची और रांची के आसपास के इलाका में जो है जो इंडियन नस्ल का ब्रीड है कड़कनाथ बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है काफ़ी पैसा आता है। उसके साथ प्लायमोर्थ और एसएल ब्रीड भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। मेहनत, लगन और विश्वास अगर है तो कृषि के साथ साथ आप मत्स्य पालन करके भी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। ऐसे ही पटना जिला खुसरूपुर ग्राम के रहने वाले प्रगतिशील किसान दिलीप कुमार से आज आपको मिलवाते हैं। इन्होंने मछलियों के तालाब लगाकर लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा कमाया है। इनका कहना है, पहले जो खेती परंपरागत रूप से कर रहे थे, अब 1.5 बीघा में मछलियों का तालाब लगाकर अच्छी आमदनी हो रही है। आइए उनसे ही जानते हैं उनके अनुभव।
कल्टीवेटर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। यह बीज रोपण से पहले मिट्टी को जोतकर उसे बारीक बनाने में मदद करता है। यह कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कृषि उपकरण है। कल्टीवेटर को सामान्य भाषा में हल भी कहा जाता है। कल्टीवेटर जैसे आधुनिक उपकरणों के उपयोग से खेती को एक नई दिशा मिली है। इससे न केवल श्रम व लागत में खेती करना संभव हुआ है, अपितु उत्पादन भी बढ़ा है। जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति सब्जी मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। नया लाल आलू 2,800 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 2,700 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2,800 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आप जान रहे थे मौसम के मिजाज के बारे में, लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आपने सुनी अपनी ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी भी। कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में हम कोशिश करेंगे कि आपकी सफलता की कहानी हम आपके बाकी साथियों तक पहुंचा सके। चलिए कार्यक्रम के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और अब बारी है इस भेंट वार्ता की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस भेंट वार्ता के जरिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने विशेषज्ञ से। पशुपालन में पशुओं के आहार का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे उन्हें मिलता है पोषण। पोषण उन्हें देता है अच्छा स्वास्थ्य, और एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही वो अच्छा उत्पादन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जानते हैं अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता के जरिए कि कैसे रखें पशु आहार की सुरक्षा का ख्याल और उनकी गुणवत्ता का ध्यान। नमस्कार। खेती किसानी से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए हम अपने कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञ को बुलाए हैं और बहुत सारी जानकारी आपको देंगे, जिसमें कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे हर जानकारी हासिल कर लेंगे। किस तरह से आप पशुपालन का व्यवसाय कर सकते हैं, कम लागत में कौन सी नस्ल की पशु आपके लिए बेहतर होगी और व्यवसाय के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगी। जी हाँ, कौन सा व्यवसाय आपके लिए उचित होगा और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कर सकते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है पशु आहार से संबंधित सुरक्षा और गुणवत्ता, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पशु आहार से संबंधित सुरक्षा और गुणवत्ता, इसके लिए हमारे पशुपालक भाइयों को क्या करना चाहिए। हम लोग जो आज चर्चा करेंगे पोषक तत्व, भोज्य पदार्थ, ये सब चीज़ों की, कि हमें भोज्य पदार्थ पशुओं को देना, खास करके ऐसे पशु जिनको कि हम अपने इंटेंसिव सिस्टम, मतलब कि अपने बाड़े में रखते हैं, सारा कुछ देते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनसे उत्पादक लेते, दूध या जो भी होगा लेते हैं। पोषक तत्व देने के पीछे एक तो है कि उनका जीवन नॉर्मल चलना चाहिए, जैसे कि हाँ वो ठीक से जी सके, उनका ग्रोथ हो, उनके शरीर मेंटेन्ड हो, ऐसा नहीं कि कमज़ोर पड़ जाए या चल नहीं पा रहे हैं या कुछ भी हो, या समय से जैसे बछड़ा है तो मैच्योर नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात है उत्पादन लेना। उत्पादन जैसे कि बहुत ज़्यादा उससे बैल है, बहुत ज़्यादा उससे मतलब कि हम लोग ये करते हैं, खेतों में काम लेते हैं, बैलगाड़ी चलवाते हैं। गाय भैंस है तो दूध दे, जितना दूध देगी उतना अच्छा। तो हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम उसका जितना भी क्षमता हो उसके अनुरूप वो दूध दे, ताकि हमारा उससे इकोनॉमी जो रहता है हम उस पर एज ए व्यवसाय के तरह करते हैं तो पाल सकते हैं। तो ये दो बातें आती है, एक तो खाद्य सुरक्षा, एक आता है खाद्य गुणवत्ता। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है कि उनको हमें इंश्योर करना है, उनको हमें ये मतलब कि पशुओं को ये करना है कि जो उनकी आवश्यकता है, जैसे गाभिन गाय होगी या छोटा बछड़ा हो सकता है या सूखी गाय होगी या दूध देने वाली होगी, इससे तो सबके लिए अलग अलग ये चीज़ें आवश्यकता है। तो उनको उतनी पोषक तत्व खाद्य पदार्थ देंगे जिससे पोषक तत्व उनकी आवश्यकता जो शरीर में है वो पूरा हो जाए। तो इसके लिए जैसे कि आपको खाद्य सुरक्षा में होता है कि हरी घास अनिवार्य होता है,
तो जैसे 4 किलो कम से कम घास उनको ज़रूर मिलना चाहिए। हरा चारा मिल रहा है। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं दाना, प्रोटीन चाहिए उनको, वसा चाहिए मतलब फैट। इसके अलावा मिनरल चाहिए उनको, बहुत ज़रूरी है शरीर के मतलब कि एक्टिविटीज़ के लिए मिनरल चाहिए। विटामिन्स कुछ चाहिए होता है कभी कभी, और सॉल्ट जैसे हो गया कि नमक की कमी, ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारे पोषक तत्व, ऐसा खाद्य सुरक्षा से हमें कभी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इतना सारा उनको 20 किलो चारा सामने में ला के रख दिया, हम तो दे रहे हैं भाई, खाने को तो दे ही दिए, तो इसमें क्या दिक्कत है। जैसे हमें लगता है कुछ है, पानी वानी से थोड़ा भिगो दिया भूसा वूसे को और उसके आगे डाल दिया, थोड़ा बहुत छिड़क दिया हल्का सा, जैसे गांव में लोग करते हैं, हम लोग आटे वाटे थोड़ा छिड़क दिया, उसको सान दिया और दे दिया। इससे उनका पोषक तत्व तो पूरा नहीं होता। हमें ये देखना है कि उनको पेट भरना तो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि कैप्सूल में बना के दे देंगे उनको तो उससे उनका मान लो कि सारे मतलब कि न्यूट्रिएंट्स जो बोलते हैं पोषक तत्व, तो उनको एक कैप्सूल एक कुछ चीज़ में बना के उनके पेट में डाल दिया, शरीर में ये सारे तो चाहिए हो गया। उनको एक बल्क भी चाहिए, तो ये मान के चलिए कि उनको देना पड़ेगा। जैसे कि सूखा चारा देंगे कि खाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि उनका फिजियोलॉजी है ना, जैसे रूमेन में जाता है, जुगाली करते हैं, तो ये सब चीज़ों का है। तो एक तो वॉल्यूम जो है ना, मास, वो देना ज़रूरी है, पहली बात, जो हम लोग अमूमन देते ही है। दूसरी बात है कि पोषक तत्वों का ध्यान रखना कि उसकी आवश्यकता क्या है। जैसे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है बछड़ा, उसकी अलग आवश्यकता होगी, प्रोटीन उसको ज़्यादा चाहिए, एनर्जी कम चाहिए। जो दूध देने वाली गाय है उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए उसके अंदर में, ठीक है। तो वो चीज़ का है। वसा चाहिए, कुछ फैट चाहिए होगा, जैसे खल्ली उल्ली के माध्यम से हम लोग पूरा करते हैं। तेल भी कभी कभी हम लोग देते हैं, जैसे ये में जाड़े में, गर्मियों में तीसी का तेल देते हैं, या जाड़े में हम लोग ये प्रथा है हमारे यहाँ की, वो सरसों का तेल पिलाते हैं कि ठंड वंड नहीं लगे, और वो मतलब फैट देते हैं इसलिए कि बॉडी में एनर्जी आएगी। इसके अलावा देखिएगा सबसे ज़्यादा जो नेग्लेक्टेड है, जिसको हम लोग कभी बहुत कम इस पर दिमाग जाता है, कि लवण, मिनरल में बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रेस मिनरल खास करके उसकी डिफिशियंसी बहुत हो रही है, और इसके चलते उनका बांझपन होना, समय पे बच्चा नहीं देना, गर्म नहीं होना, या बच्चे नहीं रखना, कमज़ोर बच्चे को जन्म देना, इस तरह की बात जो है ना, हमें तो दूध दे रही है, सही लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इधर इनफर्टिलिटी का केस बढ़ा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि ट्रेस मिनरल जो बोलते हैं ना, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इस तरह का आयोडीन है, तो इस तरह के कुछ तत्व है। मेजर मिनरल चाहिए, वो चाहिए, तो मिनरल का सप्लीमेंट भी उनको हमें प्रोवाइड कराना होगा। तो ट्रेस मिनरल्स का जो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स मतलब मिनरल सप्लीमेंट लवण जो होता है पैकेट में आता है, वो ज़रूर एक मात्रा में आवश्यकता अनुसार ज़रूर देंगे, चाहिए उनको। विटामिन चाहिए, ठीक है, मिनरल चाहिए। इसके अतिरिक्त एडलिब वाटर मतलब साफ और भरपूर पानी में कोई कमी नहीं, चापानल से, ये से, कुएं से, कहीं से भरिए, साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें इन्फेक्शन है, तालाब का सड़ा पानी पिला दिए लाके, वो तो पिएगा ही, तो मतलब कि कृमि उसके चले जाएंगे अंडे पेट में, तो कीड़ा होगा, ये सब होगा, या कुछ इन्फेक्शन भी लग सकता है। तो साफ़ पानी और भरपूर मात्रा में एडलिब जिसको बोलते हैं कि जितना चाहे उतना पिए। सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षा में पहले नंबर पे भरपूर पानी, स्वच्छ जल देना होता है। सर, पशुओं के लिए हरा चारा आपूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि गांव में तो हरा चारा मिल जाता है, लेकिन शहर में समस्या हो जाती है। उस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? पशुओं को कौन कौन से पोषक तत्व दे सकते हैं, क्या दे जिससे कि हमारे पशु स्वस्थ रहें? हरा चारा की आपूर्ति, और पशु को जो भी हर्बीवोरस है, जो मतलब जुगाली करने वाले या इस तरह से घास फूस खाने वाले पशुओं का, जैसे गाय, भैंस, बकरियाँ, ये सब हम लोग जो जिसको पालते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है। और उनकी सबसे, अगर पानी के बाद में कोई अगर आवश्यकता है तो वह है हरा चारा। आप किसी तरह से रख लेंगे, उनको सब कुछ है, दाना बिचाली ये सब जो भी दे के कृत्रिम रूप से आप सब कुछ उनको रख लेंगे, जिंदा भी रहेंगे, प्रोडक्शन भी होगा, बट उनका स्वास्थ्य या वो बात उनमें कभी भी स्वस्थता की बात है ना कि काफ़ी स्वस्थ है या खूब अच्छे, या तो कब बहुत ये दिखेंगे, या उनका लॉन्जिविटी, प्रोडक्टिविटी या लाइफ जो देखेंगे, ऐसा नहीं रहता है। मतलब उनको संतोष जैसा सेटिस्फैक्शन पशुओं को नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग उनका भी ध्यान रखें, जीव हैं, प्राणी है,
हम लोग उनको मशीन के बजाय मान के चले कि वो हमारे जैसे ही जीव है और उसके रखा जाए तो हरा चारा है। जैसे गाँव में देखेंगे कि हरा चारे का तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नाले वाले हैं या पानी बहता है जो जहाँ से गंदे जगह नहीं, जहाँ से गंदा पानी बहता है वहाँ बिल्कुल पशुओं को वहाँ की एक को, क्योंकि कृमि रहते हैं, अंडे रहते हैं उसमें, घोंगे वगैरह रहते हैं ना, तो वहाँ के या पानी डूबा हुआ जहाँ पे है तो वहाँ से घास काट के लाना, जैसे हमें लगता है कि आसान है, पानी में डूबा हुआ है, इन चीज़ों को रोकेंगे। क्योंकि कृमि के अंडे, पैरासाइट के अंडे वंडे बहुत रहते हैं, तो आपको पैरासाइटिक इन्फेक्शन बहुत होने का डर है। और नाले के किनारे जैसे पानी बह रहा है, सीवेज वगैरह के किनारे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। साफ़ जगह जहाँ भी हो, जैसे हम लोग पानी का वो गांव में देखते हैं कि बना हुआ रहता है चैनल जैसा, करा बोलते हैं उसको, उसके इर्द गिर्द जो मतलब घास वो नहीं निकालते हम लोग, अपने खेतों में निकाल के फेंक दिया या कुछ कर दिया, बट वो उस पर घास उगा रहता है, कोई ध्यान नहीं देता उस पर। आप उन घासों को निकाल के उसमें से और उसको पशुओं को खिला सकते हैं। इसके अलावा हरे पत्ते वत्ते जैसे कि पेड़ वेड़ के टहनियाँ ज़्यादातर नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य चीज़ है। तो पत्ते वत्ते लेकिन हम लोग ले सकते हैं, तो पत्ते वत्ते सबको दे सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को गांव में कुछ खेत को ज़रूर डेडिकेट या उसको रखना चाहिए कि उसमें चारा उगेगा। ये हमारे चलन में अभी भी बहुत कम है। हम लोग मानते हैं कि गेहूँ, फसल, सब्जी सारी चीज़ उगाएंगे तो वो चीज़ है, तो उस चीज़ से हमें बचना चाहिए कि उनको एक मतलब कि जो फसल चक्र जो होता है ना, उसमें कि एक फसल कटी दूसरे को लगाएंगे, 2 रखिए, 2 ही कट्ठा का हो, 2-2 कट्ठा का प्लॉट अगर आपके पास संभव है तो एक कट्ठे में लगाए, उसका खिलाए, तब तक दूसरे में लगा दिए, ये जब ख़त्म हो जाएगा तो वो शुरू हो जाएगा। ऐसे करके सालों आप चारा साइकिल है ये बिल्कुल ये वैज्ञानिक रूप से बना हुआ है, चेन है, साइकिल है, उससे आप चाहेंगे तो चारा दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और भी कुछ बहुत सारे उपाय हैं। अब शहर में जैसे बात आ गई तो शहर में तो भाई ज़मीन है, यहाँ पे उतनी भूमि होती नहीं लोगों को, कोई ये रखेंगे, या सेमी अर्बन जो शहर से सटे हुए हैं। तो इसके लिए देखिए, या तो आप एक साइलो पीट वगैरह बना लीजिए और हरे चारे को उसके सीजन में लाके, अगर आपके पास उतनी पर्याप्त भूमि है तो साइलो पीट बना के साइलेज बनाइए। जैसे सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत कुछ बताया, अब हमारे पशुपालक भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छे उत्पादन या उत्पाद उनका चाहिए उनका, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पोषण सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला उनकी आवश्यकता है। तो गुणवत्तापूर्ण पोषण तत्व और पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता है, ये अगर आप देंगे ध्यान रखकर वैज्ञानिक रूप से कि जो भी आवश्यकता होगी, तो आपके पशु निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, आपका उत्पादन, इसका क्षमता पशु का हमेशा बना रहेगा, और तुरंत का नहीं, बहुत लंबे समय तक। जैसे आप चाहेंगे कि पशु का उत्पादन होता रहे, जैसे गाय है तो बहुत सारी लंबे समय तक बच्चियाँ बाछा देती रहे, ब्याती रहे और दूध मिलता रहे, इस तरह से उनके बछड़े स्वस्थ हो, वो हमारी पूंजी बने। इस तरह का जो होता है ना कि लॉन्ग टर्म में जो गेन का जो फंडा है जो बिजनेस का, तो अगर आप चाहते हैं ना तो डे 1 से आप पहले दिन बछिया अगर होती है आपके यहाँ जन्म लेती है, आप समझिए कि उसका पोषण का गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मात्रा में पोषण का ध्यान आप उस दिन से शुरू करेंगे, तो जाके आपको वो 1 से 2 बयान या आपकी सही पूंजी खड़ी होगी। और एक बार आप मेहनत करेंगे तो उसकी पूंजी आप 10 साल तक उसकी कमाई खाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि बछिया को बड़ी जतन से पालिए, वो एक आपकी संपत्ति बनेगी, वो बच्चे देगी, गाय बनेगी, तो गाय बनेगी तो एक तो उसकी कीमत बढ़ेगी बाज़ार में, दूध देगी तो आप उससे बेच सकते हैं, वो बछड़े फिर से देगी तो आप उसको बछड़े को भी बेच सकते हैं, या बछड़े को वो भी गाय है, तो एक आपका साइकिलिक प्रोसेस हो जाएगा साइकिल में। और ये सब जो शुरू का जो पोषण पे जो बोलते हैं ना, क्या गाय पूरे बड़ी हो गई, अब उसको कुछ चीज़ का डेफिशिएंसी है तो कितना भी खिलाएंगे क्या होगा, लेकिन जब ग्रोथ होता है, बढ़ता है जानवर धीरे धीरे, उस समय में उसको ज़रूरत होती है, और जो सही मात्रा में अगर मिला उस वक्त मिलता है ना, तो वो उसको शरीर को पूरी ज़िंदगी काम आता है। और नहीं तो आप खिलाएंगे थोड़ा सा हुआ, बट वो बात नहीं आएगी जो उसको बचपन से ही मतलब कि शुरुआत से ही अच्छे है। जैसे कि आप पोषक तत्वों में सबसे इम्पोर्टेंट बता रहे कि बछड़ों में खीस का वो जो कोलेस्ट्रम पिलाते हैं, फेनुस,
आप उसको हमेशा से पर्याप्त मात्रा में, ऐसा इतना भी नहीं पिला कि डायरिया हो, मतलब रुक रुक के उस दिन फेनुस पिलाने से समय से ही आप देखिए कि इसको हमें जितना कुछ मेरे में क्षमता होगी, जितना समझ होगी, इसको बहुत अच्छा पोषक तत्व देंगे ताकि आगे जाके एक बहुत ही अनूठी सी गाय बन जाए। बस यही मेरा संदेश है, उत्तम पोषण, बेहतर उत्पादन। सर, आपने हमारे पशुपालक भाइयों को पशु आहार संबंधी सुरक्षा और गुणवत्ता के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में कुछ और नई जानकारियां, नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है, अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल कर रहेगा। दूरदर्शन किसान, देश के किसानों का अपना चैनल, जल्द आ रहा है एक नए रंग रूप में।